यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। संभल में जो शख्स हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कैसे हिंसा की आड़ में उसके खात्मे की साजिश रची गई थी, आज इसका खुलासा हुआ है। जबकि अखिलेश यादव हिंसा के जिम्मेदार ऐसे लोगों को शुरुआत से बचाने में लगे हुए हैं। माथे पर तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और काले कोट में नजर आने वाले विष्णु शंकर जैन कैसे हिंदू मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। ये सनातन के धरोहरों को बचाने के लिए जीवन समर्पित कर चुके हैं और शायद इसी वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। संभल हिंसा की जांच में खुलासा हुआ कि पिछले साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आड़ में विष्णु जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी बॉस। यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दुबई में बैठे शारिक साठा नाम के गैंगस्टर ने रची, जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा का अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा मंदा चल रहा था और इस धंधे में तेजी लाने के लिए उसने सर्वे के लिए पहुंचे विष्णु शंकर जैन की हत्या का प्लान बनाया। शारिक साठा जानता था कि हत्या होने पर देश भर में हिंसा भड़क जाएगी और उसके हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर तेजी पकड़ लेगा। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया, जिसने संभल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी गुलाम ने क्या बताया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि संभल हिंसा में पकड़े गए गुलाम के पास से पुलिस को क्या क्या मिला। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है। संभल हिंसा में पकड़े गए आरोपी गुलाम के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए, जिसमें 32 बोर की 2 पिस्टल, 9 mm की 1 पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल और जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान मेड गोलियां शामिल हैं। संभल हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को हिंसा वाली जगह से विदेशी गोलियां बरामद हो चुकी हैं। पूरी साजिश पर पुलिस क्या बता रही है, यह भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि विष्णु जैन क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। आज संभल हिंसा की जांच में विष्णु जैन की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ, लेकिन विष्णु जैन सिर्फ संभल की जामा मस्जिद की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर नहीं है। विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन पिछले कई सालों से सनातन की धरोहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता और बेटे की ये जोड़ी पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े 100 से ज्यादा केसों में शामिल रहे हैं, जिनमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े केस, ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जैसे बड़े केस शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भोजशाला केस, अजमेर दरगाह और जौनपुर की अटाला मस्जिद जैसे केस शामिल हैं। और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं गए थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद गए थे। लेकिन इसके बावजूद संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे इकोसिस्टम ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि लोग विष्णु जैन की जान के दुश्मन बन गए। उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया। भाई, जो लोग मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो मासूम है, जो कोर्ट के आदेश से सर्वे करने गया वो आतंकवादी हो गया था इन लोगों के। सुनिए, अपने खिलाफ बनाए जा रहे नैरेटिव के लिए विष्णु जैन ने किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल
अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। विष्णु शंकर जैन, अखिलेश यादव और ओवैसी पर यह आरोप हवा हवाई नहीं लग रहे। संभल में शाही जामा मस्जिद के जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ। और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की तरफ से जारी सबूत नजर नहीं आ रहे या फिर अपने वोट बैंक के खातिर उन्हें देखना नहीं चाहते। इसलिए अखिलेश यादव खुद को सड़क से लेकर संसद तक संभल हिंसा के आरोपियों के साथ खड़ा दिखाने में जुटे रहे। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के लिए याचिकाकर्ताओं और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की भी कोशिश की थी। सुनिए। तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अखिलेश यादव उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी पत्थरबाजी की। ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे हिंसक लोगों के साथ दे रहे हैं वो। अखिलेश यादव संभल हिंसा में शामिल लोगों के बचाव में क्यों उतरे, इसकी वजह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। हिंसा के लिए जिस आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया गया और गुलाम ने विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश में जिस शारिक साठा का नाम लिया, पुलिस के मुताबिक इन दोनों को यूपी की पिछली सरकारों में राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ था भाई। इसलिए वो बिना किसी डर के संभल में बैठे बैठे गैंग ऑपरेट करते थे। योगी सरकार बनने के बाद जब सख्ती हुई तो उसे फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भागना पड़ा। संभल हिंसा की जांच में विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं क्योंकि सीएम योगी क्लियर कट कह चुके हैं कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं, संभल पर रुकेंगे नहीं। संभल ही नहीं, प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को लेकर भी योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन भव्य महाकुंभ के बाद आज सीएम योगी यूपी का सनातनी बजट भी ले आए। यूपी के 8 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट को सीएम योगी ने सनातन संस्कृति को क्यों समर्पित किया, एक बार उसको भी सुनिए। 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को बरेता, यानी वंचित को बरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। यह भी जानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित कर क्यों रहे। दरअसल इस बार यूपी के बजट में सनातन की झलक साफ नजर आ रही है। जैसे वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सौंदर्यीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े विकास के लिए 200 करोड़ का बजट है। निमिषारण्य पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ का बजट तय किया गया। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। दरअसल महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने दिखा दिया कि कैसे धार्मिक पर्यटन के जरिए यूपी की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। बजट में आस्था के सम्मान पर योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर बताता हूं कि योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण
इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हालांकि हर बात पर सीएम योगी का विरोध करने वाले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने योगी सरकार के बजट को खारिज कर दिया। अखिलेश ने इसे सीएम योगी का सेकेंड लास्ट बजट बताया। शिवपाल यादव ने एक कदम और आगे बढ़कर 2027 में जनता के हित वाला बजट लाने का दावा कर दिया। आप भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को सुनिए, फिर यूपी में राहुल की एंट्री ने अखिलेश को कौन सी नई टेंशन दी है यह भी दिखाता हूं। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई के बीच आज अचानक इंडी गठबंधन में अखिलेश के सहयोगी राहुल गांधी ने यूपी में एंट्री की। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी भी शायद समझ चुके हैं कि यूपी में सनातन का डंका बज रहा है, इसलिए वो आज रायबरेली पहुंचते ही सबसे पहले बजरंग बली की शरण में पहुंच गए। राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली में दलित छात्र संवाद में हिस्सा लेने गए।